इससे पहले जो हम लोगों ने क्लियर किया था इसमें इक्वालिटी के पोर्शन को कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्निटी। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। इससे पहले हम लोग ने इक्वालिटी को देखा था, जिसमें हम लोगों ने कांता की स्टोरी को क्लियर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गुणों को पहचानना, मानवीय गुणों को जानना। तो इसके बारे में आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मानवीय गुणों को पहचानना। देखिए, यू हैव अंडरस्टैंड बाय नाउ दैट द caste we are born into, the religion we practice, the class background we came from। जैसा कि अभी तक आप लोग के अंदर इतनी डिग्निटी या फिर इतनी वर्चुअलिटी आ गई होगी कि आप लोग ये जान सकते हैं कि हम किस कास्ट से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमारा क्लास क्या है और हमारा बैकग्राउंड क्या है। इतना तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वेदर वी आर मेड और मेन और फीमेल, क्या हम आदमी हैं या फिर औरत हैं। इतनी सारी क्लास, अगर हम आपको आपके बारे में बताने की बात करें तो इतनी सारी क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कर सकते हैं कि हम किस जाति धर्म से समुदाय रखते हैं, हम किस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम मेल हैं या फीमेल हैं। इतना आप लोग अपने बारे में कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। दीज आर ऑफ्टन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपुल आर ट्रीटेड इक्वली। इतना टॉपिक यहाँ पे ये है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि आखिर में ऐसा क्या है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे में अनइक्वालिटी और समानताओं को ट्रीट करते हैं या फिर उसको महसूस करते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले कल 2 जो केस स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने वाल्मीकि जो दलित वर्ग के स्टूडेंट्स थे, जो आगे चल कर के जो वाल्मीकि एक अच्छे राइटर बनते हैं और उन्होंने दलित नाम की पुस्तक को भी लिखा था। फिर इसके आगे हम लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में भी क्लियर किया था कि कैसे वो लोग एक रेंट के लिए महीनों तक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके धर्म के वजह से, उनके रिलीजन के वजह से कोई उनको रेंट पे रखने के लिए तैयार नहीं है। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब हम किन्हीं भी लोगों को असमानता के रूप में ट्रीट करते हैं, द डिग्निटी इज़ वायलेटेड, तो उनका जो मानवीय गुण होता है वो उसको हरास होता है। ठीक है, अगर हम किसी के साथ हम कहें कि वो ऊंच नीच है या फिर वो छोटे कास्ट से बिलोंग करता है या फिर वो अच्छा नहीं है, वो देखने में अच्छा नहीं है, वो सांवला है, वो गोरा है, इन सब चीज़ों से अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसके मानवीय गुणों को ठेस पहुँचा रहे हैं। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वर वायलेटेड। अगर हम देखें पहले वाली स्टोरी में, तो चाहे वो ओम प्रकाश हो चाहे वो अंसारी है, दोनों के मानवीय गुणों को हर्ट किया गया है, उनको ठेस पहुंचाई गई है। बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, वो तरीका ही गलत था जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया। जैसे टीचर्स ने पहले वाल्मीकि जैसे पूरे ग्राउंड, फिर स्कूल की क्लीनिंग कराई, स्वीपिंग कराई। इसके बाद अंसारी को रेंट न मिलना, रेंट मिलने पर भी, रूम खाली रहने पर भी उनको बहाना करना कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, अजब के बहाने करना, एक्सक्यूज़ बताना। तो ऐसा ट्रीट करना क्या उन लोगों के लिए सही था? बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ देखिए, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उठा करके कहना कि ऐसा करो कि तुम पूरे स्कूल की सफाई कर दो, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ इसलिए कि कोई दलित वर्ग का बच्चा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस स्कूलमेट्स एंड द टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी। सिर्फ टीचर्स ने ही नहीं, सिर्फ उस इंसान ने ही नहीं ओम प्रकाश की डिग्निटी को हर्ट किया जो वहाँ, जिसने पूरे स्कूल को साफ़ करने के लिए कहा, बल्कि वहाँ पर स्टूडेंट और उसको देखने वाले जो भी लोग थे, उनको काम करते हुए देखने वाले जो भी लोग थे, उन सभी ने मिलकर के ओम प्रकाश डिग्निटी को हर्ट किया। ओम प्रकाश के डिग्निटी को क्या किया? हर्ट किया। आगे है badly and made him feel as if he was less than equal to all the other student in the school। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये एहसास कराया गया कि तुम अदर स्कूल्स के बच्चों से बिल्कुल अलग हो, यानी कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे आप क्या हैं? अलग हैं, इसलिए आपको झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है।
बीइंग अ चाइल्ड, अगर हम एक बच्चे होकर के सोचें, एक बच्चे की अगर हम बात करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। जिस कंडीशन में वो था उसके लिए इतना बड़ा कार्य करना बहुत ही कठिन था। इट वॉज हिज फादर, तब उसके पिताजी थे, हु ऑन सीइंग हिम सन स्वीप, जब उनके पिता ने देखा कि मेरा बच्चा सफाई कर रहा है, फेल्ट एंग्री बाय द अनइक्वालिटी, तब उनके पिता इन सारे असमानताओं को देख करके वो अपनी नाराज़गी को व्यक्त करते हैं। एंड ट्रीटमेंट एंड कन्फ्लिक्ट द टीचर, और ये सारे ट्रीटमेंट जो कुछ भी वाल्मीकि के साथ हो रहा है या फिर जो कुछ भी टीचर्स वहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं उनके सामने वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक दिन हमारा बच्चा ही नहीं बल्कि इसके जैसे और भी लोग इस स्कूल में पढ़ने आएंगे, और आप टीचर्स होकर भी इतना गलत काम बच्चों से करवा रहे हैं, आप टीचर्स कहने के लायक नहीं हैं। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू हिम। अंसारी की डिग्निटी कहाँ पे टच हो रही है, कहाँ पे हर्ट हो रही है, जब कोई पर्सन उसको रूम देने के लिए ख्याल लीज पे, रेंट पे रूम देने के लिए तैयार नहीं होता है, बार बार एक ना एक बहाना करते रहते हैं। However, when the property dealer suggested that they change their name, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी डीलर जो उनको रूम दिखाने ले जाते हैं वो ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जो सरनेम है, जो ये अंसारी है ना, इसको चेंज करके कुमार, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लेना चाहिए। क्या फ़र्क है भाई मिस्टर और मिसेस कुमार में और अंसारी में, दोनों तो इंसान ही हैं। इट वॉज देयर डिग्निटी, ये उनका मानवीय गुण है और सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आत्मसम्मान है, दैट मेड हिम देम रिफ्यूज सजेशन, कि उन्होंने क्या कहा कि नहीं, उन्होंने सजेशन को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, फॉरबिडन कर दिया। नो, वी विल नॉट चेंज आवर सरनेम, वेदर वी विल गेट एनी room on rent or not, but we will not. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. What do you think, student? Om Prakash only to being a Dalit boys and Ansari to being only a other religions. They all have to be deserved. They all have to deserve this treatment, this behavior. No, they deserve the same respect and the dignity as anyone else. They both for deserve the same respect when which you and I get, you and me get that respect. The same respect deserve the Om Prakash and the Ansari. वही रिस्पेक्ट ओम प्रकाश और अंसारी भी डिज़र्व करते थे, उनको भी वही रिस्पेक्ट चाहिए था जो हमको और आपको या फिर अदर कास्ट के लोगों को हमारे समाज में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अगर हम भारतीय लोकतंत्र में असमानता की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा भारतीय संविधान तो बहुत अच्छे से कह देता है कि हर एक इंसान हमारे समाज में समान है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब ये कि हमारे देश का हर एक नागरिक, सिंगल एक नागरिक, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, पर्सन मेड फ्रॉम ऑल कास्ट, चाहे वो किसी धर्म समुदाय रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो एजुकेशनल पीरियड की अगर हम बात करें या फिर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की बात करें, वो कैसा भी हो, आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल, सब एक समान है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि असमानता हमको देखने को नहीं मिलेगी, इट डज नॉट, ऐसा नहीं है, बट एट स्टिल, लेकिन कम से कम इन डेमोक्रेटिक इंडिया, अगर हम लोकतांत्रिक भारत की बात कर रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड, तो हमारे भारतवर्ष में हर एक इंसान की समानताओं को महसूस करना चाहिए और उसको समानता देना चाहिए। वाइल, जबकि अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, पहले के समय में अगर हम बात करें जिस समय हमारा संविधान बना, तो उस समय में कोई भी ऐसा ना प्रिंसिपल या फिर कायदा कानून नहीं बना था जो भेदभाव की चीज़ों को हटा सके हमारे संविधान में। एंड इल ट्रीटेड, और जिनके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है उनके लिए कोई भी कायदे कानून हमारे भारतवर्ष के संविधान में पहले नहीं बने थे। नाउ there are several that work on see
that people are treated with dignity and as equal. Now there are several, अब बहुत प्रकार के कार्य हैं, बहुत प्रकार के ऐसे नियम कायदे कानून बन चुके हैं जो हमारे डिग्निटी को या फिर हमारे समानताओं को दर्शाने के लिए संविधान में बनाया गया है. This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. जो कुछ भी रिकॉग्नाइजेशन बना है, जो भी संगठन हमारा बना है हमारे संविधान के अनुसार, उनका यही कार्य है कि भारतवर्ष में व्याप्त जो भी असमानताएं हैं उनको इंक्लूड कर उनको ख़त्म करके सबके अंदर समानता की भावना को लाया जाए, या फिर हर एक टॉपिक पे समानता की भावना को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. पहला, संविधान के सामने हर एक इंसान बराबर है. व्हाट दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन, कहने का मतलब हर एक इंसान, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता बाई एक हाउस वर्कर हो, सब समान है. ये हमारे संविधान में लिखा गया है. अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ. सबको एक ही लॉ का पालन करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी हमारे रिकॉग्नाइजेशन बना उन्होंने ये कहा कि चाहे वो हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो, और हमारे यहाँ का एक छोटा सा काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला या फिर हाउस वर्कर ही एक औरत क्यों ना हो, सबके लिए हमारे यहाँ जो वर्क होगा क्या होगा, जो नियम कायदे कानून होंगे वो समान होंगे. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. किसी भी इंसान के साथ, सेकेंड नंबर है, किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म के अनुसार बिहेवियर नहीं किया जाएगा. रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ और द वेदर दे आर मेल और फीमेल, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, भेद भाव किससे भी जुड़ा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस. हर एक इंसान को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पूरी छूट है, चाहे वो कोई भी हो. पहले जो दलित वर्ग होते थे ना, उनको मंदिरों में या फिर जो कुआं, गांव का मेन कुआं होता था, उनके पास जाना मना था दलित वर्ग के लोगों को. लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब सब हर जगह सभी लोग जा सकते थे. मंदिर, मस्जिद, कुएं, गुरुद्वारा, किसी भी पूजा के स्थान पे हर जगह वो जा सकते थे, चाहे वो होटल्स हो, शॉप हो, मार्केट हो, प्लेग्राउंड हो, हर एक जगह. ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स. हर एक इंसान के लिए जो सार्वजनिक कुएँ हैं, रोड है, बाथिंग घाट्स है, सबके लिए वो एक ही होंगे. फोर्थ, चौथा था, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अब्लाइज्ड. छुआछूत को हमारे संविधान से भी बिल्कुल हटा दिया गया. जो रिकॉग्नाइजेशन हमारे संविधान के बने, उन्होंने इतने सारे चेंजेस हमारे संविधान में किए. आगे देखते हैं. द टू वे इन विच द गवर्नमेंट has tried to implemented the equality that is granted in the constitution, the first दो law and the second दो government programs. वो तरीके जिससे कि असमानताओं को हमारे भारतवर्ष सरकार से या फिर हमारे संविधान से हटाया गया. तो वो दो तरीके कौन कौन से थे? पहला तो था कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ था जो बनाया जाए वो था, एंड द सेकेंड गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स. और कुछ जो दूसरा था वो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई संगठन बनाया गया, कोई उनके साथ प्रोग्राम चलाया जाए, कोई स्कीम हो जो ऐसे जिनको वो ऐसे कम्युनिटीज़, वो ऐसी संस्था जिनको कि जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं, उनको वो इन चीज़ों से अछूत हों. तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए दो बेस बनाए गए. पहला तो संविधान से नियम कायदे कानून बनाए गए, और दूसरा सरकार, जो भी सरकार हो उसके द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं कि ऐसे इन भेदभाव को मिटाने के लिए आप लोग कोई ना कोई स्कीम निकालें या फिर कोई ना कोई संगठन बनाएं, ऐसा कुछ करें कि हमारे समाज से भेदभाव नाम की चीज़ हट जाए. देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया. बहुत सारे नियम कायदे कानून भारतवर्ष में बने हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. कि सभी बहुत ऐसे कानून भारतवर्ष में चलाए गए हैं और बनाए गए हैं जो सब यही कहते हैं कि भारतवर्ष का हर एक इंसान क्या है, समान है. इन एडिशन टू लॉ, अगर हम कानून की बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो set up several schemes to improve the lives of the communities.
तो सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या फिर ऐसे संगठन्स बनाए हैं जो ऐसे लोगों के जो अनट्रीटेड हैं, जो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे कम्युनिटी को ट्रीट करने के लिए और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं। एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, और उन लोगों के लिए भी जो अनेकों समय से, अनेकों लंबे समय से अनटचेबिलिटी के अंतर्गत या फिर जो अनेकों लंबे समय से जिनके साथ छुआछूत की भावना या फिर जिसको भेदभाव की भावना के साथ जिसको देखा जा रहा है, उन सबको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्कीम्स और संगठन बार बार लाए गए हैं। These schemes are to ensure greater opportunity। जो सरकार के द्वारा लाए गए जो स्कीम्स होते हैं, इन्होंने एक बड़ा ही अवसर ऐसे लोगों को दिया है जो डिस्क्रिमिनेटेड हमारे समाज में हो रहे थे, फॉर पीपुल हु हैव नॉट हैड दिस द पास्ट। ठीक है, मतलब ऐसा सरकार के द्वारा किया गया ऐसे लोगों के साथ कि अब ऐसा इनके साथ समाज में आगे न हो, इनके लिए ऐसे ऐसे स्कीम्स, ऐसे ऐसे नियम, कायदे, कानून भी हमारे भारतवर्ष के संविधान में बनाए गए हैं। जैसे कि आप आरक्षण की ही बात कर लीजिए। आरक्षण, ये लोग डिस्क्रिमिनेटेड थे, बहुत पिछड़े थे, स्कूल नहीं जाते थे, ये नहीं, मतलब इनको ज्ञान नहीं मिलता था, इसलिए कम पढ़ते थे। तो कम पढ़ने के लिए इनको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी समाज में उभर कर के आने चाहिए। इसके लिए इन लोग को आरक्षण दिया गया कि कम भी पढ़े हों, अच्छे से, मतलब कम पढ़ के भी इनको आरक्षण से क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो ऐसे कुछ कायदे कानून हमारे भारतवर्ष में बनाए गए, लेकिन ये आरक्षण जो बनाया गया था ओनली 10 to सिर्फ 10 वर्षों के लिए हमारे संविधान में बनाया गया था, लेकिन इसको अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अगर हम बात करें मिड डे मील स्कीम की, तो एक ऐसा मिड डे मील स्कीम है जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए दोपहर के समय मध्याह्न भोजन जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंक्लूड्स। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है मिड डे मील का। जैसे दोपहर के समय में ना जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको स्कूल के जो हमारी सरकार है उनके द्वारा भोजन कराया जाता है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ कुक्ड लंच। ये प्रोग्राम चलाया गया हमारे बच्चों के स्कूल में कि उन लोगों को पका पकाया भोजन हर एक दिन दोपहर के समय में बच्चों को मिल सके। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट। तमिलनाडु पहला स्टेट है जहाँ पर मिड डे मील शुरू किया गया था इन इंडिया, भारतवर्ष में। टू इंट्रोड्यूस द स्कीम, इस स्कीम को बनाने के लिए इन 2001, यानी तमिलनाडु में सबसे पहले 2001 ईस्वी में ये जो मिड डे मील था वो चलाया गया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हर एक स्टेट इस प्रोग्राम को चलाए इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंतर्गत। दिस प्रोग्राम हैज़ मेनी पॉजिटिव इफेक्ट, और इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट इस प्रोग्राम के अंतर्गत, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ये भी तथ्य देखने को मिले कि मोर पुअर चिल्ड्रेन हैव begin enrolling their earlier children begin enrolling and regularly attend the school। कि गरीब से गरीब घर के बच्चे भी अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उनका नाम स्कूल में आ रहा है, वो अटेंड कर रहे हैं क्लास को, खाने के ही बहाने लेकिन वो आ रहे हैं। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रेन वुड ऑफ्टन गो होम फॉर लंच। पहले टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि पहले बच्चे घर जाते थे लंच करने के लिए, एंड नॉट देम, और घर जाने के बाद वो रिटर्न वापस स्कूल नहीं आते थे। लेकिन अब मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, लेकिन अब दोपहर का भोजन उनको घर में ही दिया जाता है। एंड देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, और उनका जो अटेंडेंस है, जो उनकी उपस्थिति है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वो घर नहीं जा रहे हैं। घर नहीं जाएंगे तो स्कूल से भाग नहीं पाएंगे। लेकिन पहले लंच भोजन दोपहर के समय में वो लंच करने जाते थे, क्योंकि सुबह में उनके यहाँ खाना नहीं बना रहता था, उनके यहाँ उनकी व्यवस्था नहीं होती थी कि वो टिफ़िन लेकर के आएँ, इसलिए वो दोपहर में जाते थे और भाग जाते थे, उधर से घर ही नहीं आते थे। ठीक है, तो इस तरह के सुधार हम लोग को मिड डे मील से देखने को मिली है। Their mother who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनकी माँ को अपना काम छोड़ करके दोपहर के समय में आना पड़ता था बच्चे को खाना खिलाने के लिए। अब नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। लेकिन अब औरतों को भी, उनकी माँ लोगों को भी ऐसा नहीं करना पड़ा, वो पूरे दिन आराम से अपना काम करती हैं और उनके बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम हैड आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस।
इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है मिड डे मील ने, इसने जाति धर्म की जो एक भ्रम था, प्रेजुडाइज मतलब भ्रम, इस भेदभाव को मिटाने की भी इसने कोशिश की है। बिकॉज चिल्ड्रेन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट एट मील टुगेदर, क्योंकि हर एक जाति समुदाय के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं सभी साथ मिल करके खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टेबल पे बैठ के खाता है, कोई ज़मीन पे बैठ करके खा सकता है। वहाँ पे कोई दलित और उच्च वर्ग का ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये सबके अंदर समानता की भावना है, ठीक है। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, ठीक है, कहीं कहीं जगहों पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, यहाँ तक कि अब भोजन बन रहा है तो बनाने के लिए औरतों को भी रखा जाना चाहिए। तो जो गरीब औरतें हैं उनको लेकर के दलित वुमेन, जो गरीब घर की औरतें हैं या फिर जो गरीब हैं उनको काम भी मिल रहा है। ऐसे में वो यहाँ पे आके स्कूल में खाना बना रही हैं। उस भोजन बनाने से उन लोगों को क्या मिल रहा है, स्कूल जो सरकार के जरिए उनको खाना भी, पैसे भी मिल रहे हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो बच्चों की जो भूख है, जो भूखे बच्चे रहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल जिनको खाना घर पे नहीं मिलता है, उनके लिए भी अच्छा है। कम से कम उनको एक वक्त का खाना तो मिल रहा है। हु ऑफ्टन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड, वो बच्चे जो भूखे बच्चे घर से स्कूल तो आ जाते हैं लेकिन भूखे पेट आए हुए, जिसकी वजह से वो स्कूल में कंसंट्रेट पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। बिकॉज देयर स्टमक आर इम्पटी, क्योंकि उनका पेट खाली रहता है। पेट खाली रहेगा तो वैसे भी पढ़ने में किसी को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे हम लोग और क्लियर करेंगे। ओके, तो इसके आगे छोटा सा एक और पैराग्राफ है, अभी है और चैप्टर है, बड़ा अभी है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे फिर पढ़ेंगे उसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।